हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज हम करने जा रहे हैं ब्लड, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ। जो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम जानेंगे कि ब्लड में और क्या क्या चीजें होती हैं, पूरे ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, WBCs क्या होते हैं, RBCs क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं और उनका लाइफ स्पैन और उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे और डिजीजेस के बारे में भी जानेंगे या डिसऑर्डर्स जो रहते हैं उनके बारे में जानेंगे। और साथ में हम जानेंगे कि टिश्यू फ्लूइड क्या होता है और लिम्फ क्या होता है। तो आज का लेक्चर रहेगा ब्लड, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ के ऊपर। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये ब्लड। सबसे पहले अगर ब्लड की बात करें तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि ब्लड तो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। जब भी कोई कट लगता है या कोई हमें चोट लगती है तो ब्लड निकलता है जो कि रेड कलर का होता है, ये सिंपल भाषा में बोला जाता है। लेकिन ब्लड आखिर है क्या? ब्लड इज अ फ्लूइड। ये एक ऐसा फ्लूइड है, आपकी बॉडी में जितनी भी चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, बाकी न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, सभी चीजों का ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन करवा रहा है? ब्लड। और ब्लड को पंप करने का काम करता है आपका हार्ट। क्लियर होगी चीज? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ब्लड हमारी बॉडी में पूरी जो हमारे जितने भी जो ऑर्गन्स है उनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों? एक कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। पर अब आप लोग एक चीज सोचिए कि ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, ब्लड तो एक फ्लूइड है, ठीक है, तरल है, पानी के जैसा है, पतला है, ठीक है, लेकिन इसको कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए बोला गया है क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाकर के ये चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। हमारी बॉडी में जितनी भी चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ योर ब्लड। ठीक है, तो ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको क्या बताई गई है कि जो ब्लड है दैट सर्कुलेट्स इन दी बॉडी थ्रू दी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड को जो सर्कुलेट करने का काम कर रही है वो कौन है? ब्लड वेसल्स। जैसे पानी को टैप से टंकी तक ले जाने का काम कौन करती हैं? पाइप्स, ट्यूब्स। वैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड को जो लेके जा रही हैं वो कौन है? ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, एंड परफॉर्म्स द ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन फंक्शंस। तो ये जो आपका ब्लड है कि क्या क्या फंक्शंस कर रहा है? एक तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, रेगुलेशन कर रहा है और प्रोटेक्ट भी करता है हमें। ठीक है, तो ये हमारे ब्लड के फंक्शंस रहते हैं। सिंपली क्या बोला गया है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्या होता है बच्चों? ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। तो टिश्यू बेसिकली कैसे बन रहे हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को क्या बोला जाता है बच्चों? जो आपके सेम सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? आपके टिश्यूज बनाते हैं। तो टिश्यू से क्या बना बच्चों? सेल बना। ठीक है, फिर टिश्यूज के बहुत सारे टिश्यूज जब जुड़ते हैं तब मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन्स मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कलेक्टिवली पूरे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है बच्चों ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है ये चीज? तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू और है कैसा है? ये फ्लूइड है। अब बात आती है कि एवरेज ब्लड की वॉल्यूम कितनी होती है? एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना ब्लड होता है? तो वो बताया गया है बच्चों 5 से 6 लीटर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपकी टर्म्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एवरेज कितना होता है, कितना लीटर ब्लड देखा गया है, वो है आपका 5 to 6 लीटर ब्लड देखा जाता है। ठीक है, देन पीएच की अगर बात करें तो ब्लड की पीएच है 7.4 ली जाती है। ठीक है, ये 7.35 से 7.45 तक ली जाती है और ये स्लाइटली कैसी होती है? एल्केलाइन होती है, एसिडिक नहीं होती है। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? आपका जो पीएच स्केल होता है वो रेंज करता है 0 से कहां तक? 14 तक। ठीक है, अब यहां से 7 है, जो 7 होती है बच्चों ये किसकी होती है? वाटर की होती है, और वाटर भी कैसा? प्योर वाटर। और 7 जो होती है उसको न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक है, 7 से आगे वाले जितने भी होंगे वो बेस होते हैं और यहां से नीचे वाले जो होंगे वो एसिड होते हैं।
ठीक है। तो ब्लड की पीएच कितनी बताई हम लोगों ने अभी, 7.35 से 7.45। तो कैसा है ये, एक एल्केलाइन नेचर का है। ठीक है, क्लियर लगी आपको बात, पता चल गई। तो एवरेज ह्यूमन बींग्स में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है और ब्लड की पीएच बताई गई है अप्रोक्सीमेटली 7.4, एल्केलाइन। अब चलते हैं ब्लड की कॉम्पोजिशन की तरफ। कॉम्पोजिशन का मतलब है कि क्या क्या ब्लड में होता है। तो अगर बात करें ब्लड की कॉम्पोजिशन की, तो इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, फिर इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। वो दो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक है आपका नंबर 1 इज योर प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा देखा गया है। देन दूसरा कंपोनेंट है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें आपके सेल्स होंगे, ठीक है, आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, प्लेटलेट्स होंगी, वो हैं आपके 45%। क्लियर होगी चीज। तो ये चीजें हैं आपकी, दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज योर प्लाज्मा जो कि 55% होता है, बाकी आपके रहेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि हैं 45%। तो दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है कंपोजिशन ऑफ ब्लड को। क्लियर होगी आपको बात। अब चलते हैं, सबसे पहले जो आता है आपका वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या देखा गया है बच्चों, प्लाज्मा जो होती है, अभी हमने आपको बताया कि प्लाज्मा आपकी कितनी परसेंट है, अप्रोक्सीमेटली 55% आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट 90% वाटर। प्लाज्मा आपका 55% है, ठीक है, टोटल 100 में से जो 55% है वो प्लाज्मा है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर भी 90% क्या है बच्चों, वो है आपका H2O, दैट इज योर वाटर। पर जो बाकी का 10% बच गया उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होते हैं डिसॉल्व्ड, घुले हुए सॉलिड्स, जैसे कि आपकी प्रोटीन्स। कौन कौन सी प्रोटीन्स होंगी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजन। ये तीन प्रोटीन्स पाई जाती हैं आपकी ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे, आयंस होंगे, जैसे सोडियम आयंस हो गए आपके, पोटेशियम आयंस हो गए, कैल्शियम आयंस हो गए। तो ये आएंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये आयंस आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं। वैसे तो ब्लड प्लाज्मा 90% किसकी बनी हुई है, वाटर से बनी हुई है। बाकी के 10% में क्या होंगे आपके, प्रोटीन्स होंगी। प्रोटीन्स में भी कौन सी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजन। इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस होंगे। एंड न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे, हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होती है तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज योर ग्लूकोज। क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, दैट इज योर ग्लूकोज। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स होंगे और फैट्स होंगे। प्रोटीन्स किसमें टूटती हैं बच्चों, प्रोटीन्स टूटती हैं अमाइनो एसिड्स में। तो न्यूट्रिएंट्स ही हैं, फैट्स होंगे आपके। ठीक है, ये तीनों चीजें आपकी प्लाज्मा में होंगी। एंड कुछ हार्मोन्स होते हैं, विटामिन होती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे में क्या होता है, यूरिया। क्या है हमारे में, यूरिया है वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो कहां से हमने बात शुरू की, हमने बात शुरू की कि प्लाज्मा जो है वो 55% है। ब्लड की कॉम्पोजिशन को दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। अब वो दो पोर्शंस कौन से रहते हैं बच्चों, वो आपके रहते हैं प्लाज्मा एंड आपको बताया गया है कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा आउट ऑफ 100 जो होती है 55% होती है। सबसे पहले हमने प्लाज्मा के बारे में बात करी। जो आपका प्लाज्मा है उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा जो रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर ही होता है। जो बाकी का 10% बच गया उसमें प्रोटीन्स भी होंगी। ठीक है, प्रोटीन्स भी कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजन। देन आपको क्या बताया गया है, प्रोटीन्स के बाद न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, वेस्ट मटेरियल भी होगा जैसे कि यूरिया। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या है वेस्ट मटेरियल, यूरिया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है आपको कुछ हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब वाटर कितना है, 90% वाटर है। तो सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन प्लाज्मा में किसकी है, पानी की है। देन आती हैं आपकी प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% होंगी, जिसमें जो क्रूशियल होती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। प्रोटीन्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्लियर होगी चीज। तो ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हायर कंसेंट्रेशन से मूव करते हैं टुवर्ड्स दी लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, 7 से 8% कितनी है प्रोटीन्स। अभी हमने जाना कि प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजन। अब जानते हैं ये एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजन क्या क्या है और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं।
तो जो आपकी एल्ब्यूमिन है बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट करती है हॉर्मोन्स का करेगी, फैटी एसिड्स का करेगी और मेंटेन करेगी ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन क्या है? प्रोटीन है। फिर चलते हैं ग्लोबुलिन की तरफ। नंबर 2 आपकी आ जाती है ग्लोबुलिन, पहली है एल्ब्यूमिन। तो ग्लोबुलिन का क्या काम बताया गया है? इट इंक्लूड्स एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ। एंटीबॉडीज होती हैं बच्चों जो कि आपकी बॉडी में एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। क्लियर होगी चीज? इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिनको बोला जाता है फॉर इम्यूनिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो ग्लोबुलिन्स का काम क्या है बच्चों? ग्लोबुलिन्स का काम है दे इंक्लूड द, जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एंटीबायोटिक्स उनको, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोला जाता है। एंड फॉर द इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है ताकि हम जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम जो होता है एक डिफेंस सिस्टम का काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं फाइब्रिनोजन की तरफ एंड प्रोथ्रोम्बिन की तरफ। तो ये इसेंशियल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्यों जरूरी है बच्चों? ब्लड क्लॉटिंग इसलिए जरूरी है कि जब आपको कोई वूंड हो जाए या आपको चोट लग जाए तो एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने के लिए क्लॉट्स की फॉर्मेशन होना जरूरी है ताकि प्लग बन सके और जिससे क्या होगा? एक्सेस ब्लड लॉस नहीं होगा। तो उसके लिए आपके पास फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है जो कि इसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो 3 टाइप की प्रोटीन्स जानी हमने, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजिनोन। ठीक है, फाइब्रिनोजन। अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। तो प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट है। कौन कौन से? सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। कौन कौन से हैं? ये देखिए, दिस इज द सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, क्लोराइड भी होता है एंड ये सारे क्या मेंटेन करेंगे? आपकी बॉडी की पीएच और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ऑस्मोसिस आपको पता होनी जरूरी है। मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर होगी आपको ये बात? दिस इज योर ऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी में ऑस्मोसिस कर रहे हैं, ऑस्मोटिक जो बैलेंस है उसको बनाने का काम करेंगे और साथ में क्या करेंगे? पीएच को मेंटेन करने का काम भी करते हैं। अब चलते हैं अदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो कि 1 से 2% होते हैं। ठीक है, आपकी अभी हम स्टार्टिंग से जानिए कि हम प्लाज्मा की बात कर रहे थे, 90% पानी है, बाकी का जो 10% है उसमें से प्रोटीन्स हैं जो कि 7 से 8% है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और कुछ जो है वो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं जैसे कि आपके न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या होगा? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, कुछ लिपिड्स होते हैं एंड विटामिन होती हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, क्या बताया मैंने आपको? वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज योर यूरिया। तो ये भी प्लाज्मा में होता है, यूरिक एसिड होता है और क्रिएटिनिन ये भी होती है। ठीक है, गैसेस भी होंगी जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। और एक और चीज होती है, कुछ हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जैसे कि आपके केमिकल मैसेंजर्स एंड कैटलिस्ट। हार्मोन्स का काम क्या होता है बच्चों? हार्मोन्स का काम होता है ये मैसेंजर्स होते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स जिनको हम बोल सकते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स का काम होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, कैटलिस्ट का काम करते हैं ये, और साथ में क्या करते हैं? स्पीड अप कर देते हैं आपके रिएक्शन को। ठीक है, कैटलिस्ट का काम करेंगे ये। क्लियर होगी चीज? जुड़ जाते हैं और ये इसके बाद बाइंड करने के बाद क्या करते हैं? ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं ताकि वो फास्ट तरीके से हो सके। तो क्या क्या देखा हमने? जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है जो कि कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 1 से 2% रहते हैं आपके। तो उसमें है आपके न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है और लिपिड्स हैं एंड विटामिन हैं। वेस्ट प्रोडक्ट होगा यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको बताई, केराटिन। देन आती हैं आपकी गैसेस। तो कुछ गैसेस भी होंगी जैसे कि आपके क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन।
हार्मोन्स और एंजाइम्स का काम क्या है? हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। देन आपके आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स का काम क्या है? एंजाइम्स कैटालिस्ट का काम करते हैं, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को एकदम फास्ट तरीके से करवाने का काम करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है, कितना जान लिया हमने, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। प्लाज्मा में होती है बच्चों 55% जो है कॉम्पोजिशन हमारे ब्लड का, दैट इज योर प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या रहता है? प्लाज्मा में होगा आपका, सबसे पहले हमने क्या जाना कि 90% तो वाटर ही है, बाकी का जो 10% है उसमें कुछ प्रोटीन्स होंगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, हार्मोन्स होंगे, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होंगे, तो ये बनाता है पूरा का पूरा प्लाज्मा। अब जानते हैं ये प्लाज्मा आखिर करता क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है, इट कैरीज द ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स को कैरी करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, हार्मोन्स को, हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल मैसेंजर्स हैं, और वेस्ट को कैरी करने का काम करता है, दैट इज योर प्लाज्मा। क्लियर होगी चीज? इट मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम भी कर रहा है, ब्लड की वॉल्यूम को भी, वरना तो ब्लड जो है, देखिए कोई भी चीज है किसी न किसी चीज से मिलकर बनती है, तो ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है, अगर 55% बताया गया है कि वो प्लाज्मा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लड का जो है वॉल्यूम को मेंटेन करता है एंड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द इम्यून फंक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग, तो इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या बताया मैंने आपको? फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन प्रेजेंट थी, जो कि क्या है? प्रोटीन्स हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, जो कि कहां पे पाई जा रही हैं? आपके प्लाज्मा में। और प्लाज्मा किसका पार्ट है बच्चों? ब्लड का। क्लियर होगी चीज? कितना परसेंट है प्लाज्मा? 55%। अब चलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ। दो पोर्शंस में डिवाइड किया है ब्लड को, क्या क्या? पहला था आपका, जो पहली चीज हमने जानी, दैट इज योर प्लाज्मा, 55% होता है। देन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परसेंटेज का पता होना जरूरी है। देन आपकी जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये कितने देखे हमने? 45% होते हैं, ठीक है। अब इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पोर्शंस में, तो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हैं? 45%। सबसे पहले आते हैं आपके आरबीसीज, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी इनको बोला जाता है। नंबर 2 पे आएंगे आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको फाइट सेल्स भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको हम बच्चों? फाइट सेल्स। ये किसी भी जो हमारी बॉडी पे जब कोई भी बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट या कोई ऐसा एजेंट है जो हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो सबसे पहले जो उसके आगे आते हैं एकदम सोल्जर्स की तरह, वो हैं आपके WBCs, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, और ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। ये टर्म्स आपको पता होनी जरूरी है। इरिथ्रोसाइट्स कहेंगे हम RBCs को, और ल्यूकोसाइट्स कहते हैं हम WBCs को। फिर तीसरा आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बोला जाता है बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर है चीज? तो ये हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि बना रहे हैं ब्लड का अप्रोक्सीमेटली 45%, ठीक है। आरबीसीज, WBCs एंड प्लेटलेट्स। अब हम इनको 1 बाय 1 जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आरबीसीज की। तो आरबीसीज का जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है वो यहाँ पे बताया गया है। आरबीसीज को हमने क्या बोला? रेड ब्लड सेल्स, और इनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। शेप की अगर बात की जाए तो इनकी बाइकनकेव डिस्क जैसी शेप होती है, ठीक है। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट है, मतलब कि एब्सेंट भी किसमें होगा? मैमल्स के अंदर एब्सेंट है, और आरएनए में और राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैमल्स के अंदर एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डीन्यूक्लिएटेड या फिर एन्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो मैमल्स कौन होते हैं? जिनके पास क्या होते हैं? मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। क्लियर होगी चीज? तो फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो मैमल्स होते हैं उनका जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। प्रेजेंट किसमें होगा? आरएनए में, और किसमें? राइबोसोम्स में।
डायमीटर की बात की जाए अप्रोक्सीमेटली 7.5 माइक्रोमीटर है, इतना छोटा डायमीटर होता है। लाइफ स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का। काउंट की बात की जाए, जो नॉर्मल काउंट आपका कंसीडर किया गया है कि आपके ब्लड में इतने आरबीसीज होना जरूरी है, वो है 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। ठीक है। पिगमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है आरबीसीज में, जो कि उनको लाल रंग का बनाता है, तभी इनका नाम रेड ब्लड सेल्स बोला गया है। हीमोग्लोबिन क्या प्रोवाइड करता है? रेड कलर टू योर ब्लड। क्लियर होगी चीज? तो आरबीसीज का कलर रेड इसलिए है क्योंकि वहां पे पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज योर हीमोग्लोबिन। अब फंक्शन क्या रहता है आपके आरबीसीज का? तो इसका फंक्शन है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है? ये ट्रांसपोर्ट करती है। एसिड बेस का बैलेंस बना करके रखती है। हीमोग्लोबिन हमने अभी जाना, जो कि हमारे ब्लड को क्या प्रोवाइड करता है? रेड कलर प्रोवाइड करता है। पर कैसे? इसके अंदर आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका? आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि बाइंड करता है इसके साथ। ठीक है। उसके बाद क्या? ऑक्सीजन के साथ। एंड नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो 12 से जो 16 जो होता है ग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है। क्लियर होगी चीज? अब चलते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ आरबीसीज के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, कि अगर आप में आरबीसीज का काउंट कम हुआ, ज्यादा हुआ या दिक्कत है कहीं पे, तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स रहते हैं? सबसे पहले आपने कॉमनली सुना होगा अनेमिया। जब आपका आरबीसीज का नंबर जो होता है वो कम हो जाता है, तब आप लोगों को अनेमिया होता है। ठीक है। अनेमिया में भी इसकी अलग अलग टाइप्स बताई गई हैं। कौन कौन सी? पहली है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया होता है, जिसमें क्या हो रहा है? मोस्ट कॉमन देखा गया है ये। ठीक है। लेडीज में भी देखा जाता है, बच्चों में भी देखा गया है, जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है ड्यू टू द लैक ऑफ द आयरन फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की जरूरत होती है, पर अगर आयरन ही, जहां पे आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या कहेंगे उसको? हम उसको बोला जाता है आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया, जहां पे आयरन कम हो जाता है। ठीक है। फिर है न्यूट्रिशनल अनेमिया, जहां पे क्या हो रहा है? देयर इज अ लैक ऑफ फॉलेट एंड विटामिन B12। वहां पे जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, फॉलेट की कमी हो जाती है, उनको जो होता है दैट इज योर न्यूट्रिशनल अनेमिया। मतलब किसी चीज को ना खाने की वजह से ये दिक्कत हो रही है, तो इसको बोला जा रहा है न्यूट्रिशनल अनेमिया। फिर आता है हीमोलिटिक अनेमियाज। लिटिक वर्ड लग गया है, अब क्या होगा? आरबीसीज डिस्ट्रॉयड फास्टर देन नॉर्मल। वैसे तो आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना बताया गया है? दैट इज योर 120 डेज। आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज है। लेकिन आरबीसीज जो होते हैं वो टूट जाते हैं जल्दी, तब कब? जब आपको होगा हीमोलिटिक अनेमिया। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? खुद से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद से ये चीजें करना स्टार्ट कर देगा। ऑटो इम्यून मींस आपकी इम्यून सिस्टम के अंदर ये दिक्कत आ गई है। हीमोलिटिक अनीमिया में क्या हो रहा है? जो आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर जाते हैं। G6PD डेफिशिएंसी भी होती है, तब भी ये होता है। फिर आता है माइक्रोसिटिक अनेमियाज, जहां पे जो आरबीसीज होंगे वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, स्मॉल आरबीसीज हो जाएंगे, तब क्या होता है आपको? माइक्रोसिटिक अनेमियाज। स्मॉल आरबीसीज ओपन फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी या फिर थैलेसेमिया की वजह से हो जाता है। अब ये माइक्रोसिटिक जो अनेमियाज है किसकी वजह से हो रहा है? या तो आपके आरबीसीज जो हैं वो छोटे हो जा रहे हैं, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, या थैलेसेमिया हो रहा है। देन आता है मैक्रोसिटिक। एक है माइक्रोसिटिक, जब आरबीसीज कैसे हो गए? छोटे हो गए। अब मैक्रोसिटिक में क्या है? जो आरबीसीज हैं बड़े बड़े हो जाएंगे, जैसे कि किसकी वजह से? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज देखी जाती है। तो ये अनेमियाज की कुछ टाइप थी, जहां पे क्या होता है? आरबीसीज का नंबर कम होता जाता है। पहला है आपका आयरन डेफिशिएंसी वाला आयरन जो अनेमिया है, उसमें क्या है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। देन न्यूट्रिशनल अनेमिया, इसमें क्या हो रहा है कि किसी आपकी पर्टिकुलर चीज की कमी की वजह से, जैसे कि आपका विटामिन B12 की कमी हो जाए, फॉलेट की कमी हो जाए, देन होता है न्यूट्रिशनल अनेमिया। फिर है हीमोलिटिक।
हीमोलिटिक में क्या होगा, जब आरबीसीज जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर जाते हैं नॉर्मल रेट से। वैसे नॉर्मल रेट कितना है, 120 दिन का है, पर उससे पहले ही जल्दी जल्दी जब खत्म होने लग जाते हैं तब होता है हीमोलिटिक, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज भी बोला जाता है। देन आता है माइक्रोसिटिक और एक होता है मैक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक में क्या है, ये ऐसा एनीमिया है जहां पे क्या होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं उनका साइज काफी छोटा हो जाता है, या तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से या तो थैलेसेमिया की वजह से। फिर होते हैं मैक्रोसिटिक। मैक्रो मीन्स बड़ा, जो आरबीसीज का साइज है वो बड़ा होता जाएगा, किसकी वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये हैं सारे अनेमियाज। अब चलते हैं हीमोग्लोबिन जो पैथीज हैं, जैसे कि एबनॉर्मल जब आपका हीमोग्लोबिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये ऐसा पिगमेंट है दैट इज प्रोवाइडिंग द रेड कलर टू योर ब्लड। पर अगर इसी में एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा सिकल सेल डिसऑर्डर, या फिर सिकल सेल अनेमिया भी हम कहते हैं, डिजीज कहते हैं। तो ये इनहेरिटेड होता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इनहेरिटेड का मतलब क्या है। मींस ये आपको कहां से मिल रहा है, हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी मींस आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो इसको इनहेरिटेड डिजीज देखा गया है बहुत सारे पेशेंट्स में, कॉजिंग द क्रिसेंट शेप्ड सेल्स, या फिर सिकल शेप के सेल्स हो जाते हैं। इस तरीके के सेल्स हो जाते हैं आपके जो आरबीसीज हैं, उनकी शेप कैसी हो जाएगी, सिकल शेप हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिकल सेल डिजीज बोला जाता है, जो कि क्या कर देगा, ब्लड के फ्लो को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। फिर आता है थैलेसेमिया, ठीक है। जो थैलेसेमिया है इट इज ऑल्सो इनहेरिटेड, मीन्स आपको हेरिडिटरी मिला हुआ है, ठीक है। रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन, तो थैलेसेमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन की बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हैं कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। एक आता है आपका पॉलीसिस्थेमिया। पॉलीसिस्थेमिया क्या है, जब आपके पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, आरबीसीज का नंबर जब बढ़ जाता है बहुत सारा, हाई आरबीसीज, टू मेनी रेड ब्लड सेल्स समटाइम्स ड्यू टू दी बोन मैरो इश्यूज, ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया है कि जो पॉली, आपने इतना याद रखना है कि जो पॉलीसाइथेमिया है मींस जो आरबीसीज है उनका नंबर नॉर्मल जितना चाहिए उससे ज्यादा होता जा रहा है, देन दैट इज योर पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। अब चलते हैं कॉजेज की तरफ। तो हमने कॉजेज में क्या जाना, पहला तो है आपका हेरिडिटरी रीजन, मींस आपको जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला रीजन है आपका इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स, जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा, जब आपके जो आरबीसीज हैं उनकी शेप सिक्कल की तरह हो जाती है, दैट इज योर सिक्कल सेल डिसीज, ठीक है। सिकल जो है आपका सेल हो जाता है। थैलेसेमिया में क्या है, हीमोग्लोबिन बहुत कम बनने शुरू हो जाती है, तब इनको बोला जाता है। तो ये रीजन रहते हैं आपके जेनेटिक रीजंस, ठीक है। फिर है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में देखा गया है विटामिन B12 की जब कमी होती है तब भी, या फिर आयरन की जब कमी होती है तब भी क्या हो जाते हैं, आपको आरबीसीज से रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कुछ होते हैं क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे कि किडनी डिजीज की वजह से, या फिर इन्फ्लामेशन हुई है, या बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब बहुत सारे जो सेल्स बनाना शुरू कर देता है। तो बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो जो होता है वो जब एक्स्ट्रा सेल्स बनाना शुरू कर दे, मल्टीप्लीकेशन जब ज्यादा होने लग जाए नॉर्मल नंबर से, तब क्या बन जाता है, कैंसर। तो कैंसर में क्या देखा गया है, मल्टीप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाती है सेल्स की, एंड एप्लास्टिक अनेमिया भी होता है। फिर है कीमोथेरेपी और रेडिएशन से इसको क्या किया जाए, या कीमोथेरेपी हो रही है या रेडिएशन हो रही है उस टाइम पे भी आपका आरबीसीज का नंबर कम होता जाता है, ठीक है। फिर आते हैं सिम्टम्स। तो क्या सिम्टम्स रहते हैं जब आपके ब्लड में आरबीसीज का काउंट कम रहता है। तो सबसे नॉर्मल और सबसे जो कॉमन जो है, नॉर्मल नहीं कहेंगे इसको हम, कॉमन जो सिम्टम देखा गया है वो है थकान महसूस होती है, फटीग होता है, ठीक है। वीकनेस आती है, वीकनेस आ जाएगी, आपकी स्किन थोड़ी पेल कलर की हो जाती है, ठीक है, मुरझाई जैसी हो जाती है। देन बताया गया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया डिजीनेस, नींद आती रहेगी, आप लेजी हो जाएंगे। देन है कोल्ड हैंड्स एंड फीट एंड रेटिव, जो आपकी जो हार्ट बीट है बहुत तेजी से हो जाती है, ठीक है। पेन होगी आपको, किस केस में, जब आपकी जो सिकल सेल जब आपको डिजीज होती है तब आपको क्या होता है, पेन होता है।
देन बताया गया है जॉन्डिस या फिर कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी आपके अंदर जो आरबीसीज का काउंट है वो कम होता जाता है। ठीक है, ये सिम्टम्स आपको देखे गए हैं। देन चलते हैं डब्ल्यूबीसीज की तरफ। नाम ही बता रहा है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इनका अगर हम बात करें तो कैसे होते हैं ये, कलरलेस। जैसे कि आपके आरबीसीज जो थे वो लाल रंग के थे, क्यों थे, क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, पिगमेंट, जो कि ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को क्या प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। पर आपके डब्ल्यूबीसीज कैसे हैं, कलरलेस। ठीक है, न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होगा। आरबीसीज कैसे थे, डी न्यूक्लिएटेड थे, वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, पर किसमें, मैमल्स में। काउंट की बात करें 6000 से 8000 क्यूब है। फंक्शन क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपके डब्ल्यूबीसीज हैं ये आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जब भी आपकी बॉडी में कोई चीज बाहर से ऐसी एंटर कर रही है जो आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो सबसे पहले जो है वो सोल्जर्स का काम कौन करेंगे, आपके डब्ल्यूबीसीज। क्लियर होगी चीज, कैसे है ये, न्यूक्लियस है इनके अंदर प्रेजेंट। एंड सेकेंड चीज मैंने आपको बताई कि ये कलरलेस होते हैं आरबीसीज के कंपैरिजन। अब डब्ल्यूबीसीज के भी फर्दर टाइप्स हैं। आरबीसीज सिंपल थे, डब्ल्यूबीसीज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि भैया आपकी बॉडी का क्या है, ये डिफेंस सिस्टम है, तो इनको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, कॉम्प्लिकेट करके दिखाया गया है। पर मैं आपको सिंपल तरीके से, आपको एक ट्रिक से बताऊंगी कि आपने कैसे याद रखना है। तो एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एक होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स वैसे बेसिकली आपके 5 जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, उसमें से भी ग्रेनुलोसाइट्स 3 हैं और ए ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं आपके 2 हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में आपके आएंगे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। एनईबी आपने ऐसे याद रखना है, एनईबी। ठीक है, एनवीज, एन का मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल, ई का मतलब है इओसिनोफिल और बी का मतलब है बेसोफिल्स। ठीक है, अब आपके जो ये आपके न्यूट्रोफिल्स है ये हेल्प करते हैं किसमें, फैगोसाइटोसिस में। फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस का मतलब है जब सेल जो होता है वो खाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, दे विल फाइट अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक इन्फेक्शन मींस जब आपकी बॉडी में कोई पैरासाइट एंटर कर जाता है जो कि होस्ट की बॉडी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, तब जो एक्ट करेंगे दैट इज योर इओसिनोफिल। और इन सब में आपको दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, दैट मींस ये कैसे हैं, डब्ल्यूबीसीज है। तो 3 हो गए। तीसरा है आपका बेसोफिल। बेसोफिल जो है इट प्रोड्यूसेस द इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस। जब भी आपको कोई फॉरेन ऐसा एलर्जन एंटर कर जाता है तब जो एक्ट करेगा दैट इज योर बेसोफिल। अब चलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स की तरफ, एलएम, जिनको हम बोलेंगे, याद रखेंगे। एलएम से हमने याद रखना है, एल स्टैंड्स फॉर लिम्फोसाइट्स एंड एम स्टैंड्स फॉर मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये इम्यून रिस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो मोनोसाइट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया है, कोई वायरस एंटर कर गया है या फिर कोई फंजाई एंटर कर गई है, दिक्कत हुई है हमें, मतलब बेसिकली आप इतना याद रखिए कि जो आपका डब्ल्यूबीसीज है फाइट जो कर रहे हैं हमारी बॉडी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल से। ठीक है, हमें बचाने का काम कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मोनोसाइट्स हैं ये कब एक्ट करेंगे, जब कोई बैक्टीरिया, फंजाई या फिर कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, सिंपल। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारी बॉडी का क्या है बच्चों, इम्यून सिस्टम में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे, क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इम्यूनोसाइट्स आपके फर्दर टाइप के हैं जो लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और एनके सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपको पता चल चुका है कि डब्ल्यूबीसीज को डिवाइड किया गया है ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स में। क्लियर होगी चीज। फर्दर आपको ग्रेनुलोसाइट्स मिलेंगे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, और आपको यहाँ पे दिखाया गया है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिम्फोसाइट्स, जो फर्दर आपके इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी एंड टी सेल्स भी हम इनको कहते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बी और टी सेल्स भी अगर बोला जा रहा है तब भी बात बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की ही हो रही है, और साथ में एनके सेल्स होते हैं जिनको नेचुरल किलर सेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन डब्ल्यूबीसीज की। अब चलते हैं, सबसे पहले जो आते हैं हमारे ग्रेनुलोसाइट्स।
ग्रैनुलोसाइट्स में हमने सबसे पहले देखा दैट इज योर न्यूट्रोफिल्स, सारे के सारे कैसे हैं, सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो होंगे ये काफी अबंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं 60 to 65%, और ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब कि सेल्फ ईटिंग करते हैं, ठीक है। ईटिंग मतलब कोई भी इंफेक्शन अगर आपकी बॉडी में एंटर कर गया है तो उसको खाना स्टार्ट करेंगे, अटैक कर देंगे बेसिकली उसके ऊपर, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं कौन, न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में आपके न्यूट्रोफिल्स देखे गए हैं, दैट इज योर 60 to 65%। फिर आते हैं इओसिनोफिल्स। जब भी आपको कोई एलर्जी, चाहे पॉलन ग्रेन से है, डस्ट से है, या किसी भी फॉरेन पार्टिकल से है, तब जो एक्ट करेंगे दैट इज योर इओसिनोफिल्स, ठीक है। एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन से आपको बचाएंगे आपके इओसिनोफिल्स। देन आते हैं दे रेगुलेट द एलर्जिक रिएक्शंस। फिर आते हैं आपके बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स जो होते हैं ये रिलीज करेंगे हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। कब, जैसे मान लीजिए आपको क्या हुआ, किसी मधुमक्खी ने काट दिया, तो आपकी स्किन क्या कर जाती है उस टाइम पे, स्वेल कर जाती है। वो स्वेल क्यों कर रही है, उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, हिस्टामाइन रिलीज किया हुआ होता है और सेरोटोनिन, और इन्हीं की वजह से क्या क्रिएट होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। क्लियर होगी ये चीज आप लोगों को, ठीक है, बात पता चल गई। तो सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल्स, आपको मैंने अभी बताया एनईबी। एनईबी कौन है, आपके ग्रैनुलोसाइट्स हैं। डब्ल्यूबीसीज आपके 5 मेन टाइप्स के हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो आपका जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज है वो कौन दे रहा है, इओसिनोफिल्स। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कौन बचाएगा, दैट इज योर न्यूट्रोफिल्स। और बेसोफिल्स क्या करते हैं, ये आपको इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज देते हैं। क्यों, जब वहां पे क्या रिलीज किया जाता है, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। अब चलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स की तरफ, ठीक है। वहां पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, जो कि है आपके लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एंड लिम्फोसाइट्स में भी आपके होंगे बी सेल्स और टी सेल्स। अब बी सेल्स कौन से होंगे आपके, जितनी भी आपकी एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज का काम क्या है बच्चों, दे विल फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। एंटीजन कौन होता है, कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करेगा उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन के अगेंस्ट कौन फाइट करती है, दैट इज योर एंटीबॉडीज। तो बी सेल्स क्या है आपके, बी लिम्फोसाइट्स क्या है आपके, ये है आपकी एंटीबॉडीज। फिर आते हैं टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी सेल्स भी उनको हम कहते हैं। ये दोनों सेल्स जो हैं आपके किसका पार्ट है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। वैसे तो सारे के सारे डब्ल्यूबीसीज हैं, बट ये आपके बी और टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर होगी चीज, कितने होते हैं ये, 20 to 25% आपकी बॉडी में लिम्फोसाइट्स होते हैं। फिर आते हैं मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट जो है वो आपके जितने भी डब्ल्यूबीसीज है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो है दैट इज योर डब्ल्यूबीसीज। और सबसे ज्यादा हमने देखा कौन से, न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसीज में न्यूट्रोफिल्स का काउंट सबसे ज्यादा है, दैट इज 60 to 65%। लेकिन जो आपके मोनोसाइट्स है वो साइज में सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा जो डब्ल्यूबीसी है दैट इज योर मोनोसाइट। ये दे बिकम्स द मैक्रोफेजेस। मैक्रो मींस बड़े, बड़े हो जाते हैं ये, ठीक है। फैगोसाइटोसिस इनमें भी देखी जाती है। अब चलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया की तरफ। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस जो बेसिकली हमें चीज बताई गई है, ल्यूकोसाइटोसिस में आपके जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर जाते हैं। और मल्टीप्लाई कोई भी सेल करता है तब क्या हो जाती है, कैंसर कॉजिंग हो जाते हैं। ल्यूकोपीनिया में क्या होता है, जब काउंट कम हो जाएगा, जब काउंट कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, हम ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। जब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो वहां पे क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये दो डिजीजेस होती हैं, ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया। अब चलते हैं फंक्शन एंड लोकेशन की तरफ। तो फंक्शन रहता है क्या, ये हमें जो आपके डब्ल्यूबीसीज है ये डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम दी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर फॉरेन पैथोजेंस। They will protect our body from कहां से, from illness by identifying and destroying। Phagocytosis कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर गया है उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको क्या करेंगे, मार देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड एबनॉर्मल सेल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये काम है आपके डब्ल्यूबीसीज का, जो कि आपकी बॉडी के डिफेंस सेल्स हैं, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के पार्ट है।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्शन की बात करें तो कहां पे बनते हैं ये? मेड फ्रॉम द हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है, जो कि कहां पे प्रेजेंट होते हैं? हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन योर बोन मैरो। बोन मैरो जो है एक कैविटी है जहां पे ये सेल्स बन रहे हैं, और वो भी कौन से? हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। मूवमेंट की अगर बात करें, सर्कुलेट द ब्लड इन द ब्लड, हमारे ब्लड में ही सर्कुलेट करते हैं, पर लिम्फेटिक टिश्यूज में भी जा सकते हैं। एंड बट कैन ऑल्सो मूव इनटू द टिश्यूज टू रीच द इन्फेक्शियस साइट्स। क्योंकि इनका मेन काम क्या है? जैसे सोल्जर्स होते हैं, पहले तो वो अपने दुश्मन को पहचानेंगे, पहचानने के बाद स्ट्रेटजी बनाएंगे, और उसके बाद वो क्या करते हैं? उस साइट के ऊपर जाएंगे जहां पे उनको दुश्मन दिख रहे होंगे, और फिर उनको डिस्ट्रॉय करेंगे अटैक करके, ठीक है। वही काम आपके WBCs का है। अब चलते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं आपकी बोन मैरो में बनती हैं, और इनका जो मेन काम है बच्चों वो है ब्लड की क्लॉटिंग करवाना। क्यों? जब आपको चोट लग जाती है उसमें उस टाइम आपकी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए, इसीलिए आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स का होना जरूरी है, ताकि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, क्लॉग हो जाए, प्लग बन जाए, और आपकी वेसल्स जो हैं वो जो रप्चर कर गई थी, जब वहां पे क्लॉटिंग होगी तभी तो आपका ब्लड जो है वो एक्सेस लॉस से बच पाएगा, ठीक है। तो ओरिजिन इनका बोन मैरो में है, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो 7 से 10 दिन का होता है। काउंट की अगर हम बात करें तो 1.5 से 3.5 लाख mm³ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फंक्शन की बात मैंने अभी बता दी कि ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। दे प्रिवेंट द ब्लड लॉस, ब्लड लॉस से आपको बचाएंगे कौन? आपकी प्लेटलेट्स। और बन कहां रही हैं? बोन मैरो में बनती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं काफी छोटी होती हैं, जैसे हमने जाना आरबीसीज का कलर लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, WBCs कलरलेस होते हैं, न्यूक्लियस उनमें होता है। लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं ये भी कैसी हैं? कलरलेस हैं। These are the colorless fragments in the blood derived from the megakaryocytes, ठीक है। Crucial for the blood clotting, जिसको बोला जाता है हेमियोस्टेसिस, by sticking together at the injury site to form the plugs। जब भी आपको चोट लगी, जिस चोट जहां पे जो ब्लड वेसल रप्चर की हुई होगी वहां पे क्लॉट्स बनाएगी, ताकि आपकी बॉडी से एक्सेस ब्लड लॉस ना हो। तो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है एक्सेसिव ब्लड लॉस से। क्लियर होगी चीज? बनती कहां पे है? मेगा कैरियोसाइट्स में बनती है। और उसके बाद आपको बताया गया है कि जो हीमोस्टेसिस है उसको करने में भी हेल्प करती है, दैट इज योर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब चलते हैं, ये भी कैसे हैं? ए न्यूक्लिएटेड है, मींस न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ आपके कहां पे प्रेजेंट है? WBCs में प्रेजेंट है। आरबीसीज भी ए न्यूक्लिएटेड है, और आपकी प्लेटलेट्स भी कैसे हैं? ए न्यूक्लिएटेड है। इनका जो डायमीटर कह लें या फिर साइज कह लें हम लोग, तो वो है 2 to 3 माइक्रोमीटर। डिस्क्वाइड शेप के होते हैं व्हेन रेस्टिंग, जब रेस्ट शेप में होते हैं, स्टेज में होते हैं। रेस्टिंग में कब होंगे? जब वहां पे कोई इंजरी नहीं है, जब इनको आपकी बॉडी से ब्लड लॉस को प्रोटेक्ट नहीं करना है, तब ये कौन सी स्टेट में होते हैं? रेस्ट पोजीशन में होते हैं, ठीक है। ठीक है, जब ये क्या करेंगे? जब कोई इनको जरूरत पड़ जाएगी, जब एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेटेड होते हैं, तब क्या करेंगे? इनकी ये ग्रोइंग लेग्स, मतलब कि इनको बोला गया है ये अपना ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट कर देते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और इनका लाइफ स्पैन बताया गया है कितना? 7 से 10 दिन का। और जो WBCs है इनका भी लगभग इतना ही होता है। सबसे ज्यादा होता है आपका कितना? किसका? दैट इज योर आरबीसीज। 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। दे हैव ग्रेन्यूल्स, ठीक है, इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। और ये किसमें हेल्प करते हैं? क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। सेरोटोनिन और कैल्शियम भी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये है आपकी प्लेटलेट्स, जिनको हमने थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला। फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी रोल इनका क्या है? ब्लड क्लॉटिंग से आपको बचाना। हेमोस्टेसिस करते हैं ये, ठीक है। एंड दे फॉर्म्स द प्लेटलेट प्लग, एक प्लग जैसा बना देंगे इस तरीके से, जहां पे आपकी ब्लड जो वेसल है अगर वो रप्चर हुई होगी तो वहां से एक्सेस ब्लड लॉस ना हो जाए। जैसे अगर हमारी कोई पाइप फटी होती है तो हम क्या करते हैं? वहां पे टेपिंग कर देते हैं ताकि वहां से पानी ना निकले। वैसा ही काम आपकी कौन कर रही है? प्लेटलेट्स कर रही हैं। They adhere to damaged vessels and aggregate and release the clotting factor। और फिर वहां पे क्या रिलीज करेंगे? ये क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से एक प्लग जैसा बन जाता है, जिसको प्लेटलेट प्लग बोला जाता है, जो कि आपकी बॉडी से जो एक्सेस ब्लड लॉस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करेगा।
ठीक है। ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इनेट इम्यूनिटी बाय इंटरेक्टिंग विद द पैथोजेंस, ये भी आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो क्या करेगा ये, जब आपकी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी तैयार करेगा उस पर्टिकुलर किसी पैथोजन से फाइट करने के लिए। कौन? आपकी प्लेटलेट्स। डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? जब आपकी प्लेटलेट्स का नंबर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। प्लेटलेट्स कम हो गई तो उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अनेमिया में क्या होता है? जब आरबीसीज का काउंट क्या हो जाता है और हीमोग्लोबिन का काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनेमिया कहते हैं। अब चलते हैं लिम्फ की तरफ। ब्लड के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं लिम्फ की तरफ। तो लिम्फ और एक होता है आपका बॉडी जो फ्लूइड कह सकते हैं, बॉडी टिश्यू कह सकते हैं, तो वो क्या रहता है? वो भी कलरलेस होता है और समवट आपका लिक्विड वाटरी फ्लूइड होता है। अब चलते हैं लिम्फ की तरफ। लिम्फ कैसा है? ब्लड आपका लाल था पर लिम्फ आपका कैसा है बच्चों? कलरलेस है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्शन बिल्ड कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स में आपकी बॉडी में। एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा, जो आपका प्लाज्मा था, जो कि किसका पार्ट है? अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मा किसका पार्ट है बच्चों? प्लाज्मा आपका पार्ट है ब्लड का 55%, तो वहां से निकाला जा रहा है, दैट इज योर लिम्फ। क्लियर होगी चीज? और कैसा है ये? कलरलेस है। दैट सर्कुलेट्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है, जितने भी आपके जैसे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, आपका लिवर है, सॉरी स्प्लीन है, ठीक है, वो सारे किस में आएंगे? आपके बोन मैरो है, लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या करेगा? सर्कुलेट, लिम्फ सर्कुलेट करेगा। लिम्फ कहां से आया? लिम्फ आया आपके ब्लड प्लाज्मा में से, और ब्लड प्लाज्मा कितनी होती है? 55% होती है। कैसा है आपका लिम्फ? कलरलेस। लिम्फ कहां से बना? देखिए यहाँ पे आपको शॉर्टली बताया गया है, प्लाज्मा से माइनस कर दो, आरबीसीज को काट दो, प्लेटलेट्स को काट दो, बड़ी बड़ी प्रोटीन्स को काट दो, जो बाकी जो कलरलेस जो फ्लूइड बच जाएगा वो क्या होता है आपका? दैट इज योर कलरलेस फ्लूइड। क्या है आपका? लिम्फ। और लिम्फ रन करेगा, सर्कुलेट करेगा लिम्फेटिक सिस्टम में। क्लियर होगी चीज? अब चलते हैं कॉम्पोजिशन की तरफ। तो कलरलेस है तो इसमें क्या होगा? वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा। वाटर कंटेंट ज्यादा हुआ, प्रोटीन्स हमने निकाल दी तो प्रोटीन्स का कंटेंट कम हो जाएगा। लिम्फोसाइट्स आपके होते हैं, आरबीसीज नहीं होते, ठीक है, प्लेटलेट्स भी नहीं होती, फैट्स जो होगा वो प्रेजेंट होगा, और स्पेशली कहां पे? इंटेस्टिनल लिम्फ में होगा, ठीक है। जो इंटेस्टाइन का जो लिम्फ होता है वहां पे प्रेजेंट होता है फैट्स। लिम्फ फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है विद इन द सेल्स, तो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है दैट इज योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करेगा? सबसे पहले आपको बताया गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स। ये एब्जॉर्ब करता है फैटी एसिड्स को एंड ग्लिसरॉल को, ठीक है, थ्रू द लैक्टियल्स इन द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर रहता है वहां पे आपकी जो विलाय होते हैं, वहां पे लैक्टियल्स होते हैं, वहां पे आपका क्या होता है? दैट इज योर फैट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? आपके फैट्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और साथ में आपके फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एंड थ्रू द लैक्टियल्स इन द इंटेस्टाइन। नंबर 2 इसका जो फंक्शन रहता है लिम्फ का, दैट इज द इम्यून फंक्शन। इम्यून सिस्टम में भी हेल्प कर रहा है। लिम्फोसाइट्स जो आपके होते हैं वो आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये फिल्टर करता है पैथोजेंस को वाया द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स किसका पार्ट है बच्चों? लिम्फ नोड्स आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, और लिम्फेटिक सिस्टम भी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बनाने में हेल्प करता है। क्लियर होगी चीज? ठीक है। तो आपका जो ये आपका लिम्फ है ये इम्यून सिस्टम में भी काफी फंक्शन जो है प्ले करता है, रोल प्ले करता है। फिल्टर करेगा किसको? पैथोजेंस को। पैथोजेंस कौन होते हैं? पैथोजेंस होते हैं जो फॉरेन बॉडीज जो होती हैं वो आपकी बॉडी को क्या करती हैं? फॉरेन बॉडीज जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, उनको फिल्टर कौन कर रहा है? आपका लिम्फ। एक तो फैट्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा आपको बताया क्या कि ये क्या करेगा? आपकी बॉडी में फिल्टर करेगा पैथोजेंस को। इम्यून सिस्टम में ये इम्यून फंक्शनिंग में ये हेल्प कर रहा है। देन इज द ड्रेनेज ऑफ द टिश्यू फ्लूइड। जो क्या करेगा? ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू से जो फ्लूइड आ रहा है, इट रिटर्न्स द एक्सेस टिश्यू फ्लूइड इनटू द ब्लड
एंड मेंटेन्स द फ्लूइड बैलेंस। तो अब फ्लूइड को क्या कर रहा है, ये जो एक्सेस फ्लूइड है उसको दोबारा से ब्लड में भेज रहा है, तो इट मींस ये क्या कर रहा है, फ्लूइड का बैलेंस बना रहा है। देन रिमूवल ऑफ वेस्ट, इट रिमूव्स द सेलुलर डिबेरिस। अब ये सेलुलर डिबेरिस क्या है बच्चों, जो सेल्स जो है वेस्ट निकालते हैं उसको बोला जाता है सेलुलर डिबेरिस। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शंस हो गए आपके लिम्फ के। लिम्फ का फंक्शन रहता है, एक तो फैट्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, इम्यून फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ड्रेनेज ऑफ द टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू एक्सेस टिश्यू फ्लूइड है उसको दोबारा से कहां भेजेगा, ब्लड में भेज देगा, तो टिश्यू बैलेंस भी बनाएगा, और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल करता है। व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज अफेक्टेड। अब सोचो, जो आपका लिम्फ है अगर उसको कोई दिक्कत हो जाए तो क्या क्या रहता है, दैट इज योर, सबसे पहले बताया गया है स्वॉलन लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ऑफन अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन भी कहां पे, लिम्फ नोड्स कहां प्रेजेंट होते हैं, आपके टॉन्सिल्स होते हैं वहां पे, थ्रोट इन्फेक्शन जब हो जाता है। ठीक है, मोनोज, एज नोड्स फिल्टर द मोर पैथोजेंस, जो नोड्स होते हैं वो पैथोजेंस को ज्यादा अच्छे से फिल्टर करते हैं। फिर आता है लिम्फोडीमा। लिम्फोडीमा क्या है, स्वेलिंग फ्रॉम दी ब्लॉक्ड लिम्फ। ठीक है, जो आपके लिम्फ जो होते हैं जब ब्लॉक हो जाते हैं, लिम्फ वेसल्स जो होती हैं, तब लिम्फोडीमा होता है, ओपन आफ्टर द कैंसर ट्रीटमेंट, और कैंसर ट्रीटमेंट के बाद ये ज्यादातर देखा गया है लिम्फोडीमा। एक होता है लिम्फोडीमा और एक होता है लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या है, कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। जब आपके लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर हो जाए उसको बोला जाता है लिम्फोमा। ठीक है, लिम्फोडीमा क्या है, स्वेलिंग हो जाएगी आपके कहां पे, जो लिम्फ वेसल्स हैं वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, तब लिम्फोडीमा होता है। और लिम्फोमा कब होगा, जब कैंसर जो होगा वो कहां पे हो जाता है, कैंसर हो जाता है जब आपका, तब हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, तब होता है आपका लिम्फोमा। अब चलते हैं ब्लड और लिम्फ के बीच में एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ब्लड का काम क्या है, बहुत सारे काम है इसके, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो आपका ब्लड कर रहा है। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इनटेक हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन तो करेगा न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, ऑक्सीजन का, साथ में कैसे, इसमें क्या क्या होते हैं आपके ब्लड में, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आपका रहता है बच्चों 55%, और आपका बाकी का पोर्शन जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिनके अंदर आएंगे आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, वो होते हैं 45%। देन जो चीज बताई गई है, आपका ब्लड ऑब्वियस सी बात है रेड कलर का होता है, लेकिन जो लिम्फ है दैट वो आता कहां से है, वो प्लाज्मा से लिया गया है लिम्फ को। ठीक है, ड्रेन फ्लूइड एंड फाइट्स अगेंस्ट द इंफेक्शन। मोस्टली व्हाइट सेल्स होते हैं, आरबीसी इसमें नहीं होते हैं, कलरलेस टू पेल येलो ये देखा गया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जहां पे हमने जाना कि ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, तो ब्लड बेसिकली दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, एक है प्लाज्मा और दूसरी है क्या, जो उसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% है, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आ जाएंगी। देन चलते हैं हम प्लाज्मा की तरफ, तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये 55% होता है। क्लियर होगी चीज। आपका प्लाज्मा कलरलेस है, ब्लड कैसा है आपका, रेड कलर का है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आरबीसीज, और आरबीसीज में होती है हीमोग्लोबिन जो कि रेड कलर प्रोवाइड करती है। कुछ हमने डिसऑर्डर्स देखे, जैसे कि आपका सिकल सेल अनीमिया, जहां पे क्या होते हैं, जो आरबीसीज होती हैं उनकी शेप कैसी हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। ठीक है, देन हमने डब्ल्यूबीसीज के बारे में जाना, उनके लाइफ स्पैन के बारे में जाना। आरबीसीज का लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा है, दैट इज 120 डेज। जो आपकी प्लेटलेट्स हैं और डब्ल्यूबीसीज हैं, इनका लगभग 7 से 10 दिन का रहता है। और कोई भी चीज अगर ज्यादा हो रही है, अगर कम हो रही है, तो वो कोई ना कोई डिसऑर्डर कॉज करती है। देन हमने लिम्फ के बारे में जाना, तो लिम्फ सर्कुलेट करता है आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। क्लियर होगी चीज। लिम्फ को डिराइव किया गया है प्लाज्मा से। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स अटेंड करने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वेदांता सेतु पर जाकर के आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं स्पेसिफिक कोर्सेज में, और क्वालिफाई कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और अपनी लाइफ में एक्सेल हो सकते हैं। So please join our academy, Vedanta Coaching Academy, Sundarnagar. Thank you and have a good day. Till then, keep learning, keep growing.